नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं हिंदी व्याकरण प्लस साहित्य के मिक्स प्रश्नों के साथ, जो कि हम 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर रोज चलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ, और यकीनन आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने है, स्रोत भाषा में, किसमें? स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को, मैं इसको पूरा कर देता हूं, चलो यहां पे से। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब एक चीज समझो, साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया की मूवी को, एक मिनट, साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया की मूवी को यदि हम बॉलीवुड में बनाना चाहें तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे दोस्तों इसको? संक्षेपण, पल्लवन, प्रेषण, अनुवाद, क्या कहेंगे? सेम प्रश्न को मैंने कितना आसान बना दिया, समझ जाओ अब। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साउथ इंडिया की मूवी को अगर हम बॉलीवुड में डब कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को? ये क्या कर दिया हमने, इसका अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? अनुवाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है वंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव, यशोधर बापू। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? यशोधर बापू। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के बारे में सारी डिटेलिंग मैं आपको करा चुका हूँ। आप मेरी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें उत्तराखंड के पेपर्स, इस तरीके की एक प्ले लिस्ट बनी होगी, उस पर जाके आप हिंदी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल के महिसादल में। ठीक है, कहाँ हुआ जन्म उनका? महिसादल में, 1897 में। ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मतवाला का, सरस्वती का, कल्पना का, प्रतीक का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मतवाला। ठीक है, मतवाला को कब कर रहे थे? 1923 में। ठीक है, 1923 में पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रहा है चौथा, पासपोर्ट को, किसको दोस्तों? पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं? हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र, प्रेषक पत्र। क्या कहते हैं पासपोर्ट को हिंदी में? पार पत्र कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन मेरा है कि पासपोर्ट में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? आपसे प्रश्न है, पासपोर्ट में कितने क्या होते हैं? अंक होते हैं। कितने अंक? कमेंट करना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द तमाल, है, जम्बुक और वायस। तो दोस्तों जम्बू तो सियार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? हाई। हाई किसका होता है दोस्तों? घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आता है छठा, बघेली किस उपभाषा की बोली है? क्या बोल रहा है? बघेली किस उपभाषा की? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी? तो दोस्तों पता ही है कि जो सौर सैन्य अपभ्रंश है, सौर सैन्य अपभ्रंश से क्या निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है, गुजराती निकली है और राजस्थानी निकली है। ठीक है दोस्तों, अब जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, कौन सा? अर्धमागधी। आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, आधी पूरी ABC है ना। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली और इसका कोड होता है ABC।
अर्धमागधी आधी, पूर्वी हिंदी ABC। तो दोस्तों ABC का होता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। क्या होता है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। किस में से निकली? देखो पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से आई? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? पूर्वी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं? सकर्मक, अकर्मक, विकर्मक, सकर्मक, विकर्मक, अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न देखते ही बनने वाला है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म साथ हो उसे सकर्मक कहेंगे, जिस क्रिया में कर्म साथ ना हो उसे अकर्मक कहेंगे। जैसे सीता, चलो लिखते हैं, रीता रोती है। क्या रोती है? कोई पता नहीं। मैं बोलूँ राम आम खाता है। आम खाता है। राम क्रिया से क्या लगाने से अगर तुम्हारे मन में प्रश्न बन रहा है, मतलब कुछ उत्तर मिल रहा है, चाहे वो इसमें लिखा हो या ना लिखा हो तो भी चलेगा। जैसे देखो सीता रोती है, क्या रोती है? कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर मैं बोलूँ राम आम खाता है, मैं बोलूँ क्या खाता है? तो बोलोगे आम खाता है। तो ये कर्म हो गया, तो सकर्मक हो गया। जैसे आप देखो एग्जाम्पल देखो, कभी कभार कर्म जो होता है वो लोप हुआ रहता है। जैसे मैं बोलूँ राम खेलता है, अब उसमें कर्म नहीं दिख रहा आपको कहीं पे भी। बोलूँ क्या खेलता है? क्या खेलता है। अब तो एक चीज़ बताओ, कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा होगा, तभी तो बोल रहे हैं खेलता है। कुछ ना कुछ तो जरूर खेलता होगा वो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, शतरंज हो, है ना? कुछ ना कुछ जरूर खेलता होगा। तो राम खेलता है, तो यहाँ पे इसमें लोभ जरूर है, लेकिन ये कर्म है, सकर्मक क्रिया है। ये खेलता जो है कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आ गया, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, वहाँ बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध बताना है। ये देखो बहुत सारे पशु पक्षी उड़ते और चरते हैं, तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसमें लग रहा है बहुत सारे पशु पक्षी के लिए क्या बोल रहा है? उड़ने की बात कही जा रही है। 9वां प्रश्न, इनमें से दंतोष्ट, क्या बोला है? दंतोष्ट हैं, ध्वनियाँ हैं य और र, ल व, प फ, व और फ। तो दोस्तों क्या होने वाला है बताइए, क्या बन सकता है इसमें? ऑप्शन ABCD। तो दोस्तों दंतोष्ट में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, व और फ दोनों जाते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए, क्या बोला है? किसी विचाराधीन पत्र और प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे कहते हैं निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको बताइए? तो उसको बताएंगे आप टिप्पण। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिप्पणी करना नहीं बोलते हैं, तो टिप्पण उसे बोलते हैं। किसी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय दी जाती है उसको। 11वां प्रश्न आ रहा है, कुश प्लस आसन में संधि बता दो। संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि। ठीक है, अगर फंसाना ही था तो यहाँ पे एक मेरे हिसाब से आपको बनानी चाहिए थी विसर्ग संधि। ये सलजम शौ देख के कुछ ना कुछ लोग कंफ्यूज जरूर होते, लेकिन देखो कुछ में देखो शौ में आया आपके पास अ प्लस आ और आ मिला बना आ, तो क्या बन गया? देखो ये कुशा सन, क्या बन गया शब्द? कुशासन। और ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। बताइए दोस्तों, तो उसको कहते हैं अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। याद रखना, शब्द भेद में जो रूप और प्रयोग आता है, रूप
और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्या होता है, विकारी, अविकारी और विकारी। ये रूढ़ यौगिक जो होते हैं रचना या बनावट के आधार पर होते हैं, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर तीन शब्द होते हैं, रूढ़, तीन प्रकार से शब्द बनते हैं रचना या बनावट के आधार पर। शब्द के तीन भेद होते हैं, मतलब रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक, और वहीं पर रूप और प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है दोस्तों। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण, देखो विशेषण भी हो और संज्ञा विशेषण हो और साथ में संबंध बताया जा रहा हो। तो भाई, तो मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल, कड़वी बात। तो उसका सही क्या उत्तर होना है दोस्तों, ऑप्शन ए। देखो भाई संज्ञा हो गई, कैसा भाई, मौसेरा भाई, संबंध भी मिल गया, और विशेषण क्या है, वो कैसा भाई है, मौसेरा भाई है। आगे बढ़ते हैं। 14, ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। श्रव्य माध्यम के अंदर, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत, परंपरागत माध्यम के अंतर्गत, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत कह सकते हैं हम उसे। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आ रहा है अर्ध सरकारी पत्र प्रारूप में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि प्रश्न हमें पूरा दिख जाए। गड़बड़ हो गया। अर्ध सरकारी पत्र कैसा दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक, प्रेषक कौन होता है, पहले तो इस चीज को समझ लो। प्रेषक कौन होता है इसको समझो। प्रेषक वो होता है भेजने वाला, भेजने वाला, ठीक हो गया। अब दूसरा देखो प्रेषण, एक शब्द होगा प्रेषण, जिसे भेजा जाए, भेजा जाए, ठीक है। प्रेषक जो भेजेगा, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं प्रेषक हूँ, आपके पास मैसेज पहुँचा है, मैं भेज रहा हूँ आपको, तो आप प्रेषण हैं, आप क्या हैं, प्रेषण हैं। बोला अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक मतलब भेजने वाला जो है का नाम और पदनाम होता है बाईं ओर अंत में, बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, या मतलब जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं, एक मिनट है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर होता है हमेशा यहाँ पे, और शीर्ष पर होता है, जो भेजने वाला होता है प्रेषक, प्रेषक का नाम। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा शब्द, शुद्ध शब्द, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, उज्ज्वल। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वल, ऐसा लिखा जाता है। 17 प्रश्न आ रहा है। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थी शब्द, पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले पूर्व, और पर मतलब होता है बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परवर्ती। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। नीलिमा, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, देखो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मूल दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। याद रखेंगे, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में लगते हैं, और कृत प्रत्यय जो होता है धातु प्लस क्रिया में लगते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत बोलते हैं, और तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तदितांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलिमा का प्रत्यय बताना है आपने, मतलब कि शब्द के पीछे कुछ चीज़ जुड़ा है, माँ, नी, लिमा, इमा। तो दोस्तों इसमें क्या बनने वाला है, देखो उधर नील प्लस इमा क्या बन जाएगा, नीलिमा। इमा प्रत्यय इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, और अच्छा प्रश्न आया दोस्तों। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है बंगाली, निकोबारी, हिंदी और अंडमानी। अंडमान निकोबार में शासन की भाषा और शिक्षा की भाषा क्या है, बंगाली, निकोबारी, अंडमानी, अंडमानी और हिंदी। तो दोस्तों हिंदी है वहाँ की भाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है, याद रखना 14 सितंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों। अब इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, कब से शुरुआत हुई है, 1953 से, याद रखेंगे आप। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।
20वां प्रश्न आ रहा है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या है? सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसलिए देखते ही हमें क्या पता लग गया, ये कौन सा वाक्य हो जाना है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके आपके प्रश्न जो हैं वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।